फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ग्रीन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, उसके यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी यूनिट सेकंड है उसका आपका नेम क्या है? शिक्षा की अवधारणा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगम और मतारोपण, स्कूलिंग और शिक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको जो यूनिट आपकी जो फर्स्ट है ना, शिक्षा का क्या अर्थ है, उसके उद्देश्य, प्रक्रिया, इन सब के बारे में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे कि आपको सीक्वेंस में सारी वीडियोस प्राप्त हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि आखिर में जो ये शिक्षा है इसमें अब शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या होता है, या फिर जो अधिगम है और मतारोपण क्या है। फर्स्टली तो हम यही जानेंगे कि इनके आखिर में क्या अर्थ होते हैं। पहले हम देखेंगे कि शिक्षण का मतलब क्या होता है, फिर हम अधिगम का मतलब देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि शिक्षण और शिक्षा में क्या डिफरेंसेस हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें जो आपका फर्स्ट है वो है शिक्षण का अर्थ। आखिर में जो शिक्षण है उससे आप क्या समझते हैं कि आपने तो पहले जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें आपने शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा कि आखिर में जो शिक्षा है वो क्या है। शिक्षा वही चीज़ होती है कि जिससे कि जो भी ऐसी प्रक्रिया जिससे क्या हो हमें कुछ सीखने को मिलता है, उसी को हमने शिक्षा कहा है। चाहे फिर वो आपके व्यापक लेवल पे आपने देखा था, या फिर आपने संकुचित अर्थ उसका देखा था, या फिर प्राचीन अर्थ, तो उस वे में हमने शिक्षा के बारे में जाना था। इसी टाइप से अब हम देखते हैं कि शिक्षण आखिर में होता क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो शिक्षण से तात्पर्य क्या होता है, उस पेशे से है जिसमें छात्रों को प्रारंभिक, माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे आपका मतलब ये हो जाता है ना शिक्षण से रिलेटेड, कि जिसमें आपको स्कूल लेवल पे क्या किया जाता है, स्कूल हो गए, कॉलेज लेवल पे जो भी आपको विषय के बारे में ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान प्राप्त आप करते हैं उस टाइम पे, उसी को हमने शिक्षण कहा है। और यह छात्रों के बौद्धिक और भावनात्मक विकास के लिए एक क्या है, विशिष्ट अनुशासन के भीतर छात्रों को जानकारी और अनुभव का पूर्व योजनाबद्ध आदान प्रदान है। तो यही चाहिए कि छात्रों के किस लिए, कि उनके बौद्धिक विकास से भी रिलेटेड होता है ये चीज़, ठीक है। इसलिए सही ढंग से पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को विशिष्ट विषय में प्रशिक्षित और जानकार होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए वो कोई भी शिक्षक है उनको उनके विषय में एक तरह के स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आपने देख रखा होगा कि स्कूल लेवल पे भी आप देखते हैं कि हिंदी के अलग टीचर होते हैं, साइंस के अलग है, मैथ्स के अलग है। तो वो क्या है, वो अपने अपने विषयों में क्या है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित है, उनको अपने विषयों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, और तभी वो बच्चों को क्या कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त करवा पाते हैं। तो इसमें यही चीज़ कही गई है कि जो हम स्कूल लेवल पे जो भी चीज़ हम अपने विषयों से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हमने क्या कहा है, शिक्षण कहा है। ये इसमें ये बात भी लिखी गई है कि यह छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करके किसी व्यक्ति के सोचने और काम करने के तरीकों को आकार देने की एक गतिविधि होती है। कि जो एक बोलते हैं ना कि बच्चे को, मतलब एक टीचर जो होता है वो उनको एक तरीके से, जैसे मिट्टी के घड़े को कुम्हार जो होता है वो बनाता है, उसी टाइप से जो टीचर होता है वो क्या करता है, बच्चे को सही सोचने, उनको सही तरीके से काम करने के लायक भी बनाता है, उनको आकार देता है बच्चों को, ताकि उन्हें एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान क्या किया जाए, बनाया जा सके। इसे विषय और छात्र की समझने की क्षमता के आधार पर कई तरीकों से किया जा सकता है। कि जो टीचर होता है वो बच्चों के उनके गुणों के ऊपर उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करता है कि वो कैसा बच्चा समझ सकता है। कई बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं, वो बहुत देर से समझते हैं, कई बच्चे बहुत दिमागदार होते हैं, वो हर चीज़ों को जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो वो टीचर भी देखते हैं कि बच्चों कि कैसे कैसे बच्चों को किस टाइप से उनको ज्ञान प्राप्त किया जा सके, ज्ञान प्राप्त करवाया जा सके, कि जिससे कि बच्चे क्या कर सके, ज्ञान को अर्जन कर सके। अब जैसे कि इसमें यही चीज़ मैंने लिख रखी है, नीचे भी यही चीज़ लिखी गई है। अगर आप देखें ऊपर मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया, अगर आप ये ऑप्शन में आप इसको देख सकते हैं, या तो इसकी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द जो है वो अंग्रेजी के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, सिखाना। इट मीन्स बच्चों को क्या करना, कुछ भी चीज़ें सिखाया जाता है, उसी को हमने शिक्षण कहा है। और जो शिक्षा होती थी वो क्या होता था, जो चीज़ हम क्या करते हैं, सीखते हैं, उसको हमने शिक्षा कहा था। और शिक्षण एक क्या है, त्रिआयामी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं।
अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान व परस्पर अंतक्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। जो चीज क्या होती है, एक तरीके से कि जो विषय वस्तु है उसको माध्यम बनाकर हम क्या कर पाते हैं, शिक्षक क्या करता है, बच्चों को ज्ञान वो आदान प्रदान कर पाता है। तो यही चीजें हैं। अब इसमें यही चीजें मैंने लिख रखी हैं, बट मैंने आपको ये चीज दे दी। मैं आपको इसकी ना पीडीएफ दे दूंगी, तो अगर आपको रिवाइज करना होगा तो आप उस पीडीएफ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। विद्यालयों में सीखने व सिखाने व पढ़ने व पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही की जाती है, संपन्न की जाती है, और इसे ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है ये चीजें। तो आपको ये ऐसे ही लिख रखा है, ये मैंने जो भी आपको एक बार दोबारा से बता दिया था। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो शिक्षण का जो सामान्य अर्थ बताना अत्यंत कठिन हो जाता है, परंतु जो शिक्षा की तरह शिक्षण को भी किस में बांटा गया, दो अर्थों में बांटा गया है। एक तो आपका व्यापक अर्थ और एक क्या है, संकुचित अर्थ। अब ये लाइन का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर आपने यूनिट जो फर्स्ट थी शिक्षा क्या है उसमें अगर आपने पढ़ा होगा कि उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका व्यापक अर्थ हो जाता है और दूसरा आपका क्या हो जाता है, संकुचित अर्थ हो जाता है। उसमें इनके बिहाफ पर हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ऐसे जो आपका शिक्षण है वो भी यही 2 भागों में डिवाइड है, व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ में। अब हम देखते हैं कि शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है, कि इट मीन्स नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग। इसका मतलब क्या है, तो शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से होता है। जैसे कि आपने शिक्षा में भी पढ़ा था कि जो संकुचित अर्थ होता है शिक्षा का, वो उसमें क्या है कि जो हम शिक्षा स्कूल में प्राप्त करते हैं वो हमारा संकुचित मतलब क्या हो जाता है, संकुचित अर्थ के तौर पर शिक्षा हो जाती है। ऐसे ही जो शिक्षण है वो भी क्या है, हमारा जो स्कूली शिक्षा से संबंधित होता है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उसके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। कि वो क्या होता है, जो शिक्षण है उसमें ये चीज होती है कि एक अध्यापक या एक फिक्स्ड जैसे स्कूल आपका हो जाता है, वहां पे आपको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टीचर के द्वारा आपको क्या किया जाता है, ज्ञान अर्जन करवाने की वो की जाती है, बताया जाता है कि आप कैसे एक तरीके से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स आप ज्ञान अर्जन वहाँ पे करते हैं। तो इसमें यही चीज लिखी गई है। इसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में कुछ ज्ञान या परामर्श दिया जाता है। तो यही चीज इसका मतलब है संकुचित अर्थ में शिक्षण का, कि क्या है, ये स्कूली शिक्षा से संबंधित होता है, जैसे कि हमने उसमें भी देखा था। और जो व्यापक अर्थ में था, तो व्यापक अर्थ में होता है कि आप देखते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता जो अपनी डेली लाइफ में कुछ नहीं सीखता है। हर एक सेकंड हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ नया जरूर सीखता है, तो उसमें हम व्यापक अर्थ में आ जाते हैं। परंतु यहाँ पे शिक्षण का संकुचित अर्थ बोला था, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो बच्चा स्कूल में ओनली जो ज्ञान प्राप्त करता है। और यही बात इसमें लिख रखी है कि प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित भी थी, अर्थात शिक्षक अपने अनुसार बालकों को क्या करता था, शिक्षा देता था। इट मीन्स प्राचीन काल में सिर्फ ओनली एक लिमिटेड तौर पर जो शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी, इसमें बालक के रुचियों एवं अभिरुचियों के ध्यान में नहीं रखा जाता था। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते हैं कि आज के टाइम पे बच्चे जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको उसमें और वो किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। परंतु पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले ये होता था कि बच्चों को जो ज्ञान मतलब जो टीचर ने सोच लिया कि हाँ ये चीज़ पढ़ानी है, ये चीज़ बच्चों को करवाना है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली करवा लेते थे। उस टाइम पे बच्चों की रुचियों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। तो यही चीज़ इसमें कही गई है कि उसमें बालक के रुचियों एवं अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा बालक केंद्रित हो गई है। इट मीन्स बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का देखा जाता है कि किस टाइप से बच्चों को उनको ज्ञान प्राप्त करवाना है। अर्थात वर्तमान समय में बालक के रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। तो इसके इस पर्सपेक्टिव में हो गया कि संकुचित अर्थ क्या है शिक्षण का। अब हम देखते हैं शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है। इसमें क्या आ जाता है आपका कि शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब शामिल कर लिया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। आप जो भी अपने बचपन से लेके मान लीजिए कि बच्चा एक जब पैदा होता है तो वो चलना उठना बैठना दौड़ना खाना खाना ये सब सीखता है। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि ओनली आपको एक किताबी जो ज्ञान होता है वही चीज़ होती है। ये किताबी ज्ञान जो आपका होता है वो संकुचित अर्थ के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें आप स्कूली शिक्षा को इंक्लूड करते हैं। परंतु जो आपका व्यापक अर्थ है शिक्षा का, इसमें आपका जो भी आप बचपन से लेकर अभी तक सीखते हैं, जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जो भी चीज़ें सीखता है उसी को हमने व्यापक अर्थ में रखा है। अर्थात शिक्षण का व्यापक अर्थ वह है
जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है, चाहे वो फॉर्मल वे में हो जाए। अगर आपने शिक्षा वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ा होगा तो मैंने आपको ये चीज़ें अच्छे से समझाई थी कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। परंतु मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ जिससे कि बच्चों को थोड़ी वो कंफ्यूजन ना हो। औपचारिक तो जिसमें कि आपको देखते हैं कि आप स्कूल में आपको हर एक, जैसे आपका सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर आपको हर सीक्वेंस में पूरे साल में एक टॉपिक खत्म करके आपको वो चीज़ें पढ़ाती हैं। अनौपचारिक में हो जाता है कि हम जो भी अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, सही गलत, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, कैसे किसी के साथ उठना बैठना बोलना चाहिए, तो ये आपकी अनौपचारिक में आ जाती है। और ऐसी जो आपकी निरौपचारिक होती है ये आपके पुराने टाइम में होता था। आपको अगर मैं आपको बताऊं कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग पेड़ों के नीचे भी शिक्षा देना स्टार्ट कर देते थे, चाहे वो बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, बूढ़े लोग हों, उन सबको शिक्षा दी जाती थी। कोई एक ऐसा लिमिटेड टाइम आपका नहीं होता था कि हाँ आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, स्कूल की तरह आपका नहीं होता था, परंतु फिर भी इसमें डिसिप्लिन होता था। तो इसी को हमने निरौपचारिक साधनों मतलब यही कहा है, निरौपचारिक शिक्षा कहा है। तो इसमें यही बात कही है ना कि इसमें शिक्षार्थी जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी समस्त शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता रहता है, कि मतलब बढ़ोतरी के तौर पर ही वो कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है टाइम टू टाइम। अब हम देख लेते हैं शिक्षण की परिभाषा, जो कि अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या दी है। अभी तक हमने शिक्षा का नॉर्मली आपने उसका अर्थ जाना था, आपने उसको समझा कि आखिर में शिक्षण है क्या। अब हम देखते हैं कि शिक्षण की परिभाषा लोगों ने क्या क्या दे रखी है, जो विद्वान है उन्होंने क्या क्या दी है। तो ऐसे आपके जो फर्स्ट हैं वो हैं आपके एन.एल. गेज। जो आपके एन.एल. गेज हैं उन्होंने के अनुसार जो शिक्षण है वो क्या है, तो उन्होंने बताया ना कि जो शिक्षण है वो पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका कि लक्ष्य दूसरे व्यक्तियों की व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन लाना होता है। और आखिर में शिक्षण देखा जाए तो यही चीज़ है जो टीचर मतलब हमें सिखाती है, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो बच्चों के व्यवहार में चेंजेस ला सकें, बच्चों को अच्छा एक भविष्य, उज्जवल भविष्य उनको दे सके। तो यही चीज़ होती है शिक्षण में। तो यही बात कही गई है कि जिससे कि लक्ष्य दूसरे की व्यक्तियों की व्यवहार क्षमताओं में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन, चेंजेस लाए जा सकें। ऐसे ही जो जॉन ब्रूव कर के अनुसार उन्होंने क्या बताया शिक्षण को, कि शिक्षण उन स्थितियों की व्यवस्था एवं निर्माण है जिनमें कुछ अंतराल एवं बाधाएं हैं जिनका किसी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उसके करने से वह कुछ सीखेगा। इट मीन्स आप अपनी लाइफ में देखते होंगे कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टी सिचुएशन आती रहती है और फिर आप उसका डटकर अगर सामना करते हैं तो वो भी आपको क्या करती है, एक तरीके से आपको मजबूत बनाती है। आपको कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर सिखा कर ही जाती है, वो चीज़ें भी जो आपकी लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं वो कुछ ना कुछ मनुष्य को जरूर सिखा कर जाती है। तो यही कहा गया है कि जो एक तरीके से व्यक्ति जो होता है उसका सामना करता है तो उससे वह कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा, और उसी को हमने क्या कहा है, शिक्षण कहा है जॉन ब्रूवेकर के अनुसार। अगर वो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो जा रहा होगा तो उसे आप नेगलेक्ट करना, बट मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें लिख कर दे रखी हैं और फिर मैं आपको मुंह से बोलकर बता भी दे रही हूँ। अब हम देखते हैं ह्यू एवं डंकन के अनुसार आखिर में इन्होंने शिक्षण को क्या बताया है। तो इनके अनुसार शिक्षण एक ऐसी विशिष्ट व्यावसायिक विवेकपूर्ण एवं मानवीय क्रिया है जिसमें व्यक्ति सृजनात्मक एवं कल्पनात्मक रूप से स्वयं तथा स्वयं के ज्ञान का उपयोग अधिगम दूसरों के कल्याण के समर्थन हेतु कार्य करता है। तो इसमें ये चीज़ बात कही गई है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम देखते हैं कि बर्टन के अनुसार उन्होंने क्या बताया है। तो शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। क्योंकि शिक्षण हम जब मतलब शिक्षण के द्वारा क्या मतलब मैंने बताया था, शिक्षण का मतलब होता है सीखना, क्या चीज़ सिखाना। इट मीन्स क्या होता है शिक्षण का मतलब, मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे नॉर्मल एक वर्ड लिखा होता कि शिक्षण उस पेशे से रिलेटेड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो कॉलेज स्तर पर कोई भी ज्ञान प्रदान किया जाता है हमें उसी को कहा, मतलब टीचिंग, जो टीचर हमें क्या करते हैं, तेरी टीचिंग ही तो करते हैं ना वो, तो इसको हमने यही चीज़ कही थी। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात कही है बर्टन के अनुसार कि वो क्या करते हैं, जो शिक्षण होता है हमें क्या करता है, पथ प्रदर्शन करता है, पथ निर्देशन करता है, प्रोत्साहित करता है। अगर टीचर जो होती है वो हमें क्या करती है, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए हमें हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि हाँ हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए अच्छी होंगी। तो ये हमें क्या कर रही है, सिखा रही है, हमें टीच कर रही है। तो यही चीज़ कही गई है इसके अंदर, शिक्षण के अंतर्गत। इसका मतलब तो जो चीज़ हम क्या करते हैं हमें सिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है। अभी आपने देखा कि शिक्षण क्या है, और कल वाला जो आपका चैप्टर था, यूनिट जो फर्स्ट थी आपकी, शिक्षा क्या थी, तो उसमें आपने शिक्षा के बारे में देख लिया। अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं कि आखिर में इन दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे कि इसमें दे रखा है कि जो शिक्षा है वो क्या है,
विकास का क्रम है, परंतु जो शिक्षण होता है वो बालक के विकास में सहायता करता है। इट मीन्स ये तो आपका विकास करेगा। अगर आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपको क्या करता है, आपका विकास ही तो करता है ना, आपकी तरक्की करता है, आपको डेवलप कर बनाता है, एक तरीके से डेवलप पर्सन करता है। परंतु जो शिक्षण होता है वो हमारी विकास में सहायता करता है कि हाँ, हमें कैसे अपने लाइफ में हमें अपने गोल्स को किस स्टेप से अचीव करते रहना चाहिए, हमें इस चीज़ के बारे में मोटिवेट किया जाता है, हमें बताया जाता है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, हमें उस चीज़ में वो हेल्प करता है शिक्षण। तो यही चीज़ बात कही गई है कि जो शिक्षण है वो बालक के विकास में क्या करता है, मदद करता है। और शिक्षा हमें विकास का क्रम है। ऐसी जो शिक्षा है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि जो व्यक्ति है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता रहता है, हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो इसलिए इसको हमने क्या कहा है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो शिक्षण है वो एक कला है। इसका मानव के उद्देश्य कार्य के घनिष्ठ संबंध होता है। इट मीन्स उनका लक्ष्य पूरा किया जा सके, इसका इसके ऊपर ज़्यादा मोटिव होता है इनका, जो शिक्षण होता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षा कैसी है, गतिशील रहती है। और जो शिक्षण है वो सदैव क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। मतलब कि ये क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस करके हमारी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, तो उसके थ्रू हमेशा जो टीचिंग का जो मेथड है वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जो शिक्षण है वो हमेशा क्या होता है, चेंज परिवर्तन होता रहता है उसमें। ऐसे ही जो शिक्षा है वो द्विमुखी है। अब वो कैसे इसने द्विमुखी कहा है, क्योंकि जो शिक्षा की प्रक्रिया बालक एवं निष्क्रिय नहीं रहता, मतलब शिक्षा की प्रक्रिया में बालक निष्क्रिय नहीं रहता, वरन शिक्षक तथा छात्र दोनों क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। इसमें जो शिक्षा होता है और जो शिक्षा प्राप्त करते हैं और जो छात्र होता है उसके लिए एक्टिव रहता है कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना है। इसमें इसलिए इसको क्या कहा गया, द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया है। परंतु जो शिक्षण है ये त्रिमुखी है। इसमें क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि इसमें एक शिक्षक होता है, छात्र होता है और विषय होता है, तो इसलिए इसको त्रिमुखी कहा गया है। ऐसे फिफ्थ पॉइंट है कि जो शिक्षा है, शिक्षा संबंध स्थापित नहीं करती है, कि ये क्या नहीं करती हैं, आपस में कोरिलेशन नहीं स्थापित करती है, संबंध स्थापित रिलेशनशिप नहीं करती है। परंतु जो शिक्षण होता है उसमें एक रिलेशंस बन जाता है, बालक, शिक्षक इन और विषय, इन संबंध में आपस में क्या होता है, इनमें घनिष्ठ संबंध बन जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रशिक्षण की परिभाषा क्या है, मतलब प्रशिक्षण क्या है। अभी आपने देखा शिक्षण क्या है, अब हम देखते हैं प्रशिक्षण क्या है। तो जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण का तात्पर्य होता है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इच्छित स्तर पर कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए किसी को मार्गदर्शन, निर्देश और कोचिंग प्रदान करना है। जैसे कि आपने उसमें देखा था कि स्कूली शिक्षा से रिलेटेड हमने उसको क्या कहा था कि शिक्षण होता है, जो स्कूल में जो पाठ्यक्रम होता है जिससे हम क्या कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को हमने क्या कहा था, शिक्षण। परंतु जो प्रशिक्षण है उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसको पॉलिश करना, एक तरीके से उस कौशल को निखारना, उसको हमने क्या कहा है, प्रशिक्षण कहा है। उसको मार्गदर्शन करना, उसको सही राह दिखाना, इसी को हमने प्रशिक्षण कहा है। आई होप आपको समझ में आया गया होगा कि जो शिक्षण है उसका मतलब होता है कि हाँ, हमने जो चीज़ ज्ञान प्राप्त कर लिया, बट ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको एक तरीके से निखारना, उसको सदुपयोग करना, उसको सही राह पर ले जाना, वो आपका प्रशिक्षण होता है, जिसमें हम नए नए कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, निर्देश देते हैं, या फिर उनको कोचिंग प्रदान करना होता है। इसके अंतर्गत यह एक सीखने की गतिविधि है जो प्रकृति में आवधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक है, और एक विशेष समय सीमा में प्रदान की जाती है। इसका एक तरीके से आप देखते हैं कि बाउंडेशन होती है। आप किसी भी चीज़ को तभी पॉलिश कर पाते हैं जब तक आप उसको अच्छे से सीख पाते हैं। आपने ज़रूर सुन रखा होगा कि जैसे ही हमारी एज जैसे जैसे ढलती रहती है, उस टाइम पे जो हमारी लर्निंग पावर होती है वो भी कम होती रहती है। बेशक ही हम सीख पाते हैं, परंतु जो लर्निंग पावर होती है वो भी हमारी कम होती जाती है। तो इसलिए इसके अंतर्गत यही कहा गया है ना कि यह एक विशेष समय सीमा में प्रदान की जाती है। कि मतलब आप जितने ज़्यादा, आप जैसे देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको डांस सिखाया जाता है वो कितनी जल्दी उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको जल्दी से सीख जाते हैं। परंतु वही एक बूढ़े व्यक्ति को उस चीज़ के में सिखाया जाए तो उनमें ना तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ना वो उस चीज़ को इतने अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। तो इसलिए इसको कहा गया है कि जो कौशल होता है उसको जो निखारा जाता है, कौशल जो उनको कौशल प्रदान किया जाता है, तो उसको सीखने के लिए एक समय सीमा प्रदान की जाती है। और इस प्रक्रिया में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें से उसी से रिलेटेड जो विशेषज्ञ वहाँ पे हमें एक तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रशिक्षु ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने पेशेवर कौशल को निखारते हैं, अपने दृष्टिकोण और दक्षताओं में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या डिफरेंसेस हैं।
ताकि सौंपे गए कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इसका मतलब यही था। अब इसका उद्देश्य होता है कार्य को करने में किसी की क्षमता, उत्पादकता, दक्षता और योग्यता में क्या करना होता है, सुधार करना होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो शिक्षण होता है वो हमें सिखा देता है कोई काम, परंतु उसके अंदर दक्षता आना, उसके अंदर आपकी एबिलिटी एक तरीके से देखना, आप उस काम को परफेक्ट वे में कर पाएँ, तो वो चीज़ हो जाती है आपकी प्रशिक्षण हो जाता है। प्रशिक्षण नए स्नातकों को कार्य जीवन, कार्यालय संस्कृति, कारखानों के वातावरण आदि का बुनियादी ज्ञान प्राप्त कराने में भी क्या करती है, मदद करती है। तो ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट वे अगर हम दूसरा तरीका देखें प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, जैसे कि मैंने आपको शिक्षण में भी दो डेफिनेशंस बताई थी, इसी टाइप से आपसे प्रशिक्षण में भी दो हैं। या तो आप ये डेफिनेशन को समझ सकें तो आपने अच्छे से समझ लिया, या फिर आप इस वे में भी इसको समझ सकते हैं कि जो प्रशिक्षण है वो कर्मचारी के ज्ञान, निपुणताओं, व्यवहार एवं अभिरुचियों तथा मनोवृत्ति में सुधार करना होता है। तो इसके अंदर यही लिख रखा है। अब हम देख लेते हैं कि प्रशिक्षण के जो अलग अलग विद्वानों ने क्या डेफिनेशन दी हैं। अब इसमें ये है कि फिलिप्पो के अनुसार क्या था, तो जो प्रशिक्षण है वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान कौशल में रुचि उत्पन्न करना होता है, कि उनको एक विशेष कार्य प्रदान करने के लिए उसके अंदर उनका क्या होना, एक तरीके इंटरेस्ट होना, उनको उस चीज़ के में ज्ञान होना। जैसे आप देखते हैं कि हर फील्ड के अलग अलग कोई ना कोई कामगार होते हैं, जैसे कोई कारपेंटर होता है तो कोई पेंटर होता है, तो इस टाइप से हर कोई अलग अलग अपने अपने ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसमें एक तरीके से कौशल एवं रुचि उत्पन्न करना ही क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट आपका जूशियस के अनुसार, तो जूशियस के अनुसार क्या है, प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की रुचि, योग्यता एवं निपुणता में वृद्धि की जाती है। इसी को हमने क्या कहा, प्रशिक्षण कहा है। नेक्स्ट थर्ड है आपका डेल एस ब्रिज के अनुसार, तो प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान अथवा चतुर्थी सीखता है। तो यही चीज़ इसके अंदर कही गई, प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित क्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो इसी को हमने क्या किया है, प्रशिक्षण कहा है। अब प्रशिक्षण की आप विशेषता भी देख लीजिए कि क्या आखिर में इसके प्रिंसिपल्स हैं, विशेषताएं हैं, सॉरी। तो प्रशिक्षण एक पूर्ण व्यवस्थित, नियोजित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक तरीके से इसको प्री प्लान वे में किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति क्या होता है, कोई भी कौशल अर्जित करता है और ज्ञान अर्जित कर पाता है। और प्रशिक्षण कार्य कुशलता बढ़ती है, क्योंकि अगर प्रशिक्षण का मतलब क्या है कि उसकी किसी भी चीज़ में एक तरीके से उसको पॉलिशिंग कर देना। तो वो पॉलिश जब चीज़ें हो जाती है, मतलब अगर आपको डांस थोड़ा बहुत आता है, अगर आपने उसके कौशल को अच्छे से सीख लिया, तो आप उसमें क्या हो जाता है, आपकी कार्य कुशलता बढ़ती है उससे, और जिसके फलस्वरूप वह कार्य में पूर्णतः दक्षता क्या कर पाता है, प्राप्त कर पाता है, दक्षता प्राप्त कर लेता है, एबिलिटी उसको हो जाती है उस चीज़ की। इसकी विशेषता ये है। प्रशिक्षण ज्ञान के विकास का एक साधन भी है, कि उससे क्या होता है, जो हमारा ज्ञान होता है वो भी बढ़ता है। तो इसका ये एक साधन के रूप में भी है। अब हम देखते हैं कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। पहले हमने देखा कि शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है। अब हम देखते हैं कि प्रशिक्षण और शिक्षण में क्या डिफरेंसेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा है कि सीखने का कोई अंत नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी लाइफ की स्टेज पे कुछ भी सीखने को रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अगर बूढ़े हो जाते हैं तो हम पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते। आपने कितने जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखते हुए देखा होगा, और आप जानते हैं कि हम हर सेकंड कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि दरअसल सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। हम हर दिन नई नई चीज़ें सीखते हैं, चाहे हम इसे पहचाने या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे हमें ये पता हो कि नहीं कि हमने आज क्या नया सीखा, परंतु आपने कुछ नया ज़रूर सीखा हुआ होता है। तो इसमें यही लाइन कही गई है। अब इसमें यह कहा गया है कि शिक्षण और प्रशिक्षण सीखने के बहुत ही सामान्य तरीके हैं, जिन्हें अक्सर लोगों द्वारा गलत समझा जाता है। लेकिन फैक्ट ये है ना कि शिक्षण मुख्य रूप से कक्षा में सीखने से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शिक्षण क्या है, जो हम क्लास में जो भी सीखते हैं उसको हमने शिक्षण कहा है, जिसमें छात्र को चुने गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही विभिन्न विभिन्न विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इसी के अपोजिट क्या है, प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रशिक्षु में विशिष्ट कौशल प्रदान करने में क्या करती है, मदद करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ स्कूल में हम बचपन में बुकों के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते थे, परंतु जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं होता एक बुक से ही आपको ज्ञान प्राप्त करवाया जाएगा।
आपको उसमें कौशल लेना होता है। इसमें इट मीन्स आप उसके लिए स्किल्स वो करते हैं, इन्हेंस करते हैं, आप कुछ ना कुछ उसमें सीखते हैं, आप प्रैक्टिकली वे में उस चीज़ को काम करने के तरीक़ों को देखते हैं और करते हैं, तब जाकर आप उसमें क्या करते हैं, कौशल प्रदान करने में आपकी क्या करता है, प्रशिक्षण मदद करता है। तो इसमें यही चीज़ कही गई है ताकि उसे विशिष्ट कार्य में विशेषज्ञ क्या किया जा सके, बनाया जा सके, कि आप उसमें क्या हो जाएंगे, एक स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। कि जैसे कि आपने देख भी रखा होगा कि डॉक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स क्या होते हैं, पढ़ते हैं, परंतु हर टाइप्स के मतलब हर चीज़ के अलग अलग स्पेशल डॉक्टर होते हैं। जैसे कि टिथ के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, और मतलब जिनके वो स्किन इन्फेक्शंस होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो वो अलग होते हैं। तो ये सब क्या है, उनको कौशल प्रदान किया जाता है, उनको कौशल अर्जित करते हैं वो, और उसमें ये क्या करते हैं, एक तरीके से विशेषज्ञ बनाया जा सकता है उनको। और आजकल प्रत्येक पेशे के लिए प्रशिक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया डॉक्टर्स का, कि आज का कोई भी ऑक्यूपेशन आपका रहना है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है। और इसीलिए किसी विशेष पेशे में व्यावहारिक रूप से कैसे काम किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्र को प्रशिक्षण से होकर गुजरना ही पड़ता है। आइए शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में अंतर को समझने के लिए हम देखते हैं। तो आपने देख लिया कि अगर कोई भी पर्सन है उसको प्रशिक्षण से होकर गुजरना ही पड़ता है, अगर उसको क्या करना है, एक तरीके से उसके अंदर कैसे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको समझना है। तो अब हम इसके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ प्रशिक्षण और शिक्षण में क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके हम डिफरेंसेस को एक एक करके देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, आपको फर्स्ट डिफरेंस ये है कि शिक्षण एक ऐसा पेशा है जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव और क्षमताओं को शैक्षिक छात्रों के साथ साझा करता है। इट मीन्स जो भी उसके पास नॉलेज होती है, जो भी उसके पास अपना एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करता है, वो छात्रों के साथ क्या करता है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको साझा करता है उनके साथ, जिसका उद्देश्य क्या होता है, उनको आचरण में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। कि जो भी उनका वो व्यवहार है, जो भी उनके चीज़ें हैं, आचरण है, उनको क्या करें, पॉजिटिव में बदला जाए, जो उनके विकास के लिए क्या हो सके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरी ओर जो प्रशिक्षण होता है एक ऐसे कार्यक्रम को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से प्रशिक्षुओं को पाठ्यक्रम या नौकरी के लिए विशिष्ट कौशल या ज्ञान सीखने को क्या करता है, मिलता है, जो प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार करने में क्या करता है, मदद करेगा। तो इसके लिए ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस ये हैं कि शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में मूल बिंदु यह है कि शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान होता है और जबकि प्रशिक्षण के मामले में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें ये चीज़, जैसे इसमें आपको मैंने बताया था ना कि प्रैक्टिकली वे में आपको वो चीज़ें करके देनी होती है, मतलब एक तरीके से आप उसमें कौशल ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौशल प्राप्त करते हैं। जब आप कौशल तभी तो प्राप्त करेंगे ना जब आप उस चीज़ को कम्प्लीटली करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने डांस के स्टेप देखे और आपने डांस के स्टेप को देख तो लिया, परंतु उसको आप करेंगे तभी आपको व्यवहारिक तौर पे आपको उसका ज्ञान प्राप्त होगा, प्रैक्टिकली वे में आपको क्या होगा, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसी को हमने प्रशिक्षण कहा है। और शिक्षण हो जाता है आपको एक तरीके से, जैसे कि आपने बस डांस के स्टेप को देखा और उतना सैद्धांतिक तौर पे हो गया वो चीज़, वो आपकी हो जाती है शिक्षण में। तो आई होप मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया उसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर यही चीज़ है कि कार्य कैसे किया जाना है, उपकरण कैसे उपयोग किए जाने हैं, इसमें निर्देश क्या है और किसी को अनुसरण करने की आवश्यकता है इत्यादि, ये हमारा प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। थर्ड आपको डिफरेंसेस ये हो जाता है कि शिक्षण में किसी नए विषय का ज्ञान शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है और इसके अपोजिट प्रशिक्षण में एक व्यक्ति जो पहले से जानता है उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग जानता है। इट मीन्स शिक्षण क्या है, इसमें आप नई नई चीज़ें डेली अपडेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, परंतु जो प्रशिक्षण होता है आपने जो चीज़ें सीख ली हैं उसी को आप उसमें एक तरीके से परफेक्शन लेके आते हैं, उसी का आप क्या करते हैं, व्यवहारिक तौर पे उसका प्रयोग करते हैं, ये हो जाता है आपका प्रशिक्षण। तो आप समझ चुके होंगे कि और शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या डिफरेंस है। इसका हम व्यवहारिक तौर पे उपयोग करते हैं और इसमें हम नई नई चीज़ें को सीखते रहते हैं, और ये इसमें क्या हो जाता है प्रशिक्षण में कि हम उसको एक तरीके से प्रैक्टिकली वे में यूज़ करके देखते हैं। तो आपको मैं ये बार चीज़ें इसलिए रिपीट करूँ ना कि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाए, आपको स्पेशली इसका टाइम निकाल के याद करने की नीड ना पड़े। अगर आपने ये वीडियो जो भी बच्चा देख रहा होगा ना उसके माइंड में आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी ही याद हो चुकी होंगी। मैं इतना तो आपको 90% तो आपको मैं ये बोल ही सकती हूँ ये बात।
एंड फोर्थ डिफरेंस आपका ये हो जाता है कि शिक्षण शिक्षा, ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर जोर देता है, जबकि जो प्रशिक्षण होता है वो कौशल और क्षमताओं पर जोर देता है। इसमें आपकी एबिलिटी और कौशल देखा जाता है मतलब, और इसमें आपको शिक्षा, ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर इस पर जोर दिया जाता है। आप समझ चुके होंगे इसमें ये डिफरेंसेस हैं। एक फिफ्थ डिफरेंसेस आपका ये है कि शिक्षण करते समय अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की व्यापकता पैदा होती है, और इसके विपरीत जो प्रशिक्षण होता है इसमें किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान आपको प्रदान किया जाता है। आपको जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्रशिक्षण में आप उसके अंदर उसके कौशलों को जानते हैं, आप उसको व्यवहारिक तौर पे उसका प्रयोग करते हैं, परंतु जो शिक्षण होता है इसमें आप ओनली ज्ञान की एक तरीके से व्यापकता पैदा करते हैं, मतलब ज्ञान को सीखते हैं आप इसके अंदर, परंतु उसको फिर अच्छे से उसको सीखना मतलब उसके अंदर आप व्यवहारिक तौर पर उसका प्रयोग कर सके, ये आपका प्रशिक्षण कहलाता है। सिक्स डिफरेंसेस आपको ये हो जाता है कि शिक्षण अक्सर कक्षा के माहौल यानी स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान संस्थानों, विशेष स्कूलों आदि में आयोजित किया जाता है, और इसके जो अपोजिट जो प्रशिक्षण है ये ज़्यादातर कार्यालयों में दिया जाता है, यानी काम के माहौल या कक्षा के माहौल में ही। तो इतने से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो शिक्षण है या आप हमेशा क्लास होगी, आपका यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आपके कॉलेजेस हो गए, इन सब में आप इन चीज़ों को देख पाते हैं शिक्षण को, परंतु जो प्रशिक्षण होता है वो अधिकतर आपको ऑफिस इन सब चीज़ों में देखा जाता है। नेक्स्ट है 7 डिफरेंसेस आपका ये हो जाता है कि शिक्षक वह व्यक्ति होता है जिसके पास संबंधित विषय में उच्च स्तर का ज्ञान, कौशल और अनुभव होता है, और इसके विपरीत जो प्रशिक्षक है वह व्यक्ति होता है जिसके पास उस विशिष्ट कौशल में विशेषज्ञता होती है जिस पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो आई होप समझ चुके होंगे कि जो शिक्षण होता है वो जो शिक्षक होता है वो वह व्यक्ति होता है जिसमें क्या होता है उनको उस चीज़ की नॉलेज होती है, और हमने शिक्षण में भी तो यही देखा ना कि शिक्षण क्या है, जो चीज़ आप शिक्षण करते हैं उसका मतलब क्या है कि आप उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, परंतु जो प्रशिक्षण होता है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें आप क्या कर रहे हैं, कौशल को मतलब कौशल प्राप्त करते हैं, मतलब कौशल उसमें सीखते हैं, ये आपको प्रशिक्षित करवाता है आपसे। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको ये सभी डिफरेंसेस आपको पता चल चुकी हों कि आखिर में जो प्रशिक्षण है और शिक्षण में क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि अधिगम। अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम का अर्थ क्या होता है, एवं अधिगम की हम परिभाषाओं के बारे में इसमें अंदर जानेंगे। तो फर्स्टली तो हम ये देखते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो जैसा कि इसमें लिख रखा है कि अधिगम शब्द भी है ना, उसका मतलब होता है सीखना। जैसे कि आपने ऊपर भी देखा कि शिक्षण हो गया, प्रशिक्षण हो गया, इसमें आप भी कोई ना कोई चीज़ें सीख रहे होते हैं, बट किस वे में सीखा जाता है ये दोनों के अलग अलग थे। वैसे जो आपका अधिगम है इसमें भी ये चीज़ अलग है कि इट मीन्स हम सीखते तो हैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, परंतु हम वो किस किस चीज़ पे कैसे कैसे सीखते हैं, उसका क्या नाम दिया गया है, ये चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो हम अपनी स्कूल लाइफ में सीखते हैं उसको तो हमने शिक्षण कहा है, परंतु जैसे फिर हम बड़े होते जाते हैं तो हम उसके अंदर किसी स्पेशल चीज़ में उसमें हम परफेक्शन करते हैं, कौशल ज्ञान उसका करते हैं, स्किल सीखते हैं उस चीज़ के बारे में, तो उसमें हमने प्रशिक्षण कहा है। अब हम एक और नया चीज़ सीखते हैं। अब इसमें क्या सीखना है, अब इसके हम देखते हैं कि अधिगम में क्या होता है कि मनुष्य में कुछ और जन्मजात गुण होते हैं। कैसे होते हैं, मनुष्य में कुछ गुण तो जन्मजात होते हैं, और कुछ जैसे जैसे बच्चे, जैसे अब इसमें लिखेगा कि जैसे बच्चों द्वारा अंगूठा चूसना, रोना, हंसना आदि, ये सब क्या है, ये बच्चा बचपन जन्मजात ही ये सब गुण सीख के आया हुआ था। ये चीज़ ये ऐसी नहीं है कि बच्चे को बड़े होते होते सिखाई जाती है। ये बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसको चूसने का ज्ञान होता है कि कैसे हम अंगूठा बच्चा जो चूसता है, या फिर माँ का जो जब माँ फीड करवाती है बच्चों को दूध तो वो कैसे किया जाता है, या फिर रोना या हंसना, ये बच्चा अपने जन्मजात गुणों से ही अर्जित ज्ञान करके ये आता है, ये सीख के आता है। यह व्यवहार सीखे हुए व्यवहार नहीं है। ये आपको पता है कि ये व्यवहार कोई सिखाया तो हुआ नहीं होता है बच्चों को, ये बल्कि क्या होता है, सीख कर ये आए हुए होते हैं, बल्कि मांसपेशियों से उत्पन्न होने वाली वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं, यह प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। और अधिगम प्रतिवर्ती क्रियाओं से भिन्न होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे कि भली भांति जानकर समझकर विचार विमर्श करने योग्य, या फिर सीखी हुई बात या वस्तुओं को जीवन में व्यवहारिक रूप से ढाल लेना तथा सीखे हुए के अनुसार व्यवहार में बदलाव लाना अधिगम कहलाता है। इट मीन्स जो हम बचपन से सीख के आते हैं तो ये चीज़ें वो नहीं होती, ये हमारी क्या होती है, ये एक तरीके से प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। इसको हमने क्या किया, जो जन्मजात से हम सीख के आ रहे हैं उसको हमने प्रतिवर्ती क्रियाएं कही हैं। परंतु इसके विपरीत प्रतिवर्ती क्रिया जो अधिगम है ना, वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं से भिन्न होता है, मतलब अलग होता है इससे।
जो हम क्या करते हैं बाद में सीखते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि इस प्रकार हम कहा जा सकता है कि जो अधिगम होता है वो सीखा हुआ व्यवहार होता है। इट मीन्स इसको बचपन से बच्चा सीखकर नहीं आता है, इसको बच्चा जो होता है वो वातावरण में, अपने आसपास के वह उसमें वातावरण में सीखता है इन चीज़ों को। तो इसको हमने क्या कहा है, सीखा हुआ व्यवहार। इसमें भी आपका वर्ड सीखना है। और जैसे कि आपने प्रशिक्षण और शिक्षण में भी देखा कि इसमें भी कुछ ना कुछ हम बच्चा क्या कर रहा होता है, सीखता है। तो ये इसमें भी, और ये जो अधिगम है ये भी आपका सीखना ही है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं, बट ये अलग अलग तरीके से इनमें क्या होता है, सीखते हैं बच्चे। इसमें ये है, यह परिपक्वता प्रतिवर्ती क्रियाएं रटने, सामान्य जानकारी आदि से भिन्न होते हैं। प्रति परिपक्वता का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक आदि की दृष्टि से प्राणियों में आने वाला स्वाभाविक परिवर्तन। कि हम जो एक तरीके से एक नॉर्मल जो चेंजेस होते हैं वो चीज़ें होती हैं हमारी, क्या कहते हैं हम इसको, परिपक्वता का अर्थ होता है। और ये सीखे गए व्यवहार से क्या होता है, भिन्न होता है। समय के साथ साथ मनुष्य में जो स्वाभाविक वृद्धि और विकास होता है वही परिपक्वता है, यानी अधिगम परिपक्वता नहीं है। अब आप समझ चुके हैं कि जो परिपक्वता होती है वो अधिगम नहीं होता। अधिगम वो होता है जो बच्चा कुछ ना कुछ अपना एक तरीके से जैसे जैसे वो रहता है, जैसा अनुभव करता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने विचार, अपने भाव, अपनी समझ को ढाल लेता है। अपने विचार जो भी उसको मतलब उसका जो ज्ञान होता है वो उस अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी अधिगम। परंतु जो परिपक्वता होती है वो हमारी एज के अकॉर्डिंगली आती रहती है। जैसे कि आप देखते हैं कि बच्चा 5 साल का होता है, फिर उसके बाद बच्चा 10 साल का होता है, तो उसमें ये परिपक्वता आ जाती है। जैसे बच्चा अगर 3-4 साल का होता है तो उसमें आपने देख रखा होगा कि अगर उसे किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो वो रोने लग जाता है। और वहीं अगर हम उस चीज़ को मार देते हैं तो वो बच्चा चुप भी हो जाता है, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं होती कि वो क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें इतनी समझ आ जाती है, ये परिपक्वता क्या हो जाता है कि वो इतना समझदार हो जाता है कि उसको पता है कि वो निर्जीव वस्तु, उससे एक तरीके से मेरे मारने से मुझे चोट लगेगी, ये नहीं होगा कि वो मुझे मार रहा है। इसके इस अकॉर्डिंगली उसमें क्या हो जाती है, एक एबिलिटी आ जाती है समझने की। तो ये मत समझना आप गलत, ये मत समझ लेना कि जो परिपक्वता होती है वही हमारे अधिगम होता है। अधिगम तो हम अपनी लाइफ में जो मतलब डेली लाइफ में कुछ ना कुछ जो नया सीखते हैं उसके अंतर्गत आता है। जो भी हम अपने व्यवहार में जो चेंजेस लाते हैं उसको हमने अधिगम कहा है। अब हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, कि जो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है, चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा। शिक्षण का उद्देश्य ही सीखना है और शिक्षण का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से क्या होता है, सीखता है। मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की भी खोज की है और ये कारक किस टाइप से ही निम्नलिखित हैं। अब वो कौन कौन से, अब हम इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आपका कारक है बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है। जैसे कि प्राय आपने देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में रुचि लेता है। थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। अगर जैसे बच्चा, आपने देखा होगा बच्चा का थका हुआ माइंड नहीं है उसका, बच्चा उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा जल्दी से कोई भी चीज़ का क्या पाता है, सीख पाता है। और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्राय पढ़ने लिखने में क्या होते हैं, कमज़ोर रहते हैं और वो क्या करते हैं, देर से सीखते हैं। जो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है, पिछड़ा हुआ होता है, जैसे कि आपने देख भी रखा होगा कि कई बच्चे जो होते हैं जो दलित परिवार से बिलोंग करते हैं उनकी थोड़ी सीखने की पावर कमज़ोर होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनका ना तो वैसा शारीरिक स्ट्रक्चर होता है, ना तो उनका मानसिक विकास उस टाइप से होता है, क्योंकि उनको उतनी न्यूट्रिशन वाले फूड नहीं मिल पाते हैं। तो इस कारण से वो बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं और उस कारण से बच्चे में जो सीखने की उनकी शक्ति होती है वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ये भी एक तरीके से फैक्टर क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। तो ये भी तो फैक्टर क्या करेगा, ये सीखने को प्रभावित ही तो कर रहा है ना, कि बच्चे का अगर शारीरिक और मानसिक विकास अगर वो स्वस्थ रहता है तो वो सीखने की भी उसकी पावर क्या होती है, अच्छी खासी रहती है। परंतु वो अगर अस्वस्थ है तो उसकी सीखने की पावर भी क्या होगी, डाउन रहेगी। इसका एक ये फैक्टर है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में। सेकेंड फैक्टर आपका है परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी। जो व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी परिपक्वता भी बढ़ती है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति बढ़ जाती है।
जिससे सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपने देख रखा होगा कि अगर किसी भी बच्चे के मतलब उसका अगर बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, अगर वो शारीरिक विकास उसका होता है, मानसिक विकास हो रहा होता है, तो उसकी जो परिपक्वता होती है, परिपक्वता होने पर सीखने की जो गति होती है वो कैसे हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है। क्योंकि उस टाइम हमारा शारीरिक मानसिक विकास क्या होता है, डेवलप कर रहता है, जिससे सीखने का स्तर बढ़ जाता है। और इसके विपरीत यदि आयु एवं परिपक्वता के अनुरूप अधिगम सामग्री नहीं है तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने में कठिनाई होती है। अगर मान लीजिए कि जो बच्चा जिस जैसी आयु का है, अगर उसको उस अकॉर्डिंग ज्ञान नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। मान लीजिएगा कोई बच्चा है 15 साल का और वो 15 साल की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, वो कर रहा है मान लो 10 साल के बच्चों की तरह व्यवहार, तो उसको क्या है, उसकी जो शिक्षण की जो गति है, उसको सामग्री है, उसको ग्रहण करने में उसको क्या होगी, कठिनाई फेस करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है। थर्ड पॉइंट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सीखने की इच्छा। कि सीखना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर करता है। कि मतलब कि जो अधिगम है ये भी तो प्रभावित, अधिगम को ये भी चीज़ तो प्रभावित करेगी ना कि कौन सी चीज, कौन बच्चा कैसा सीखना चाहता है, कि बच्चे की विलिंग पावर कैसी है सीखने की। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है सीखना हमारा जो अधिगम है। तो वही बात कही गई है ना कि सीखना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर करता है। जिस बात को सीखने के लिए बच्चों में प्रबल इच्छा होती है उसे सीखना उतना ही क्या हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बच्चों का है ना ध्यान है ना स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है, वो खेलने कूदने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी कैच आउट कर लेता है। वो क्यों कर पाते हैं, कैचअप क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनमें वो चीज़ें वो अंदर से ही सीखना चाहते हैं वो चीज़ें। तो इसलिए जो वो है ना हमारा जो अधिगम है वो हमारी सीखने की इच्छा पे भी डिपेंड करता है कि विलिंग पावर बच्चों की कैसी है, वो बच्चा सीखने में कैसा उनकी जो इच्छा है वो उस पर भी डिपेंड करता है सीखना। उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। अगर उनके अगेंस्ट कुछ भी चीज़ सीखने का, जैसे पढ़ने के लिए बोला जाता है बच्चों को, कई बच्चों का पढ़ने में ध्यान नहीं होता तो उनको कुछ भी करके नहीं पढ़ाया जा सकता, वो बच्चा फिर नहीं ही पढ़ेगा। परंतु अगर उस बच्चे का खुद में पढ़ने का शौक है तो वो ज़रूर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में भी होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है आपका प्रेरणा। अब एक मोटिवेशन भी चीज़ है जो सीखने को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सीखते हम बच्चा तब भी है जब उसको मोटिवेट भी किया जाता है। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए समय समय पर प्रशंसा, उनकी तारीफें करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए एवं प्रतियोगिता के आधार पर सिखाना चाहिए, तो वे क्या होते हैं, सुगमता से सीख जाते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट है इसमें कि विषय सामग्री का स्वरूप। अब जैसे कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसमें क्या है कि ये कैसे प्रभावित करता है अधिगम को। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि एवं अभिक्षमता के अनुरूप पाठ्य वस्तु सरल, रोचक एवं अर्थपूर्ण होने पर छात्र उन्हें रुचिपूर्ण एवं शीघ्रता से सीखते हैं। कठिन, निरस एवं अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे शीघ्रता से नहीं सीख पाते हैं। मान लीजिए कि उनको पहले ही आपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दे दिए, उनको बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें सिखाने लग गए, तो आप बच्चा क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, वो चीज़ें वो उसको डिफ़िकल्ट लगने लग जाती है, फिर वो आगे वो सीखना भी नहीं चाहता। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बच्चे को डांस सिखाने आप ले जा रहे हैं, अब मैं आपको इससे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि आप बच्चे को डांस सिखाने लेके जा रहे हैं, अगर टीचर पहले ही दिन उनको बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप्स बताने लग जाए कि हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा कि नहीं ये तो मुझसे चीज़ें हो ही नहीं पाएगी, मैं तो इसको सीख ही नहीं पाऊँगा। तो उनमें क्या होगी, एक तरीके से अभिरुचि भी आ जाएगी, मतलब उनमें रुचि नहीं रहेगी उस चीज़ को लेकर। और तो इस कारण से ना कभी भी बच्चों को क्या करना चाहिए स्टार्टिंग फेज में। अब जो बच्चा अधिगम को ये इसलिए भी प्रभावित करता है कि विषय सामग्री का स्वरूप कैसा है। जो विषय सामग्री है वो भी बच्चे की सीखने को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर कठिन, निरस एवं अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे को शीघ्रता से नहीं सीख पाते हैं, वो अगर उनको ये चीज़ें दी जाती है कठिन चीज़ें, तो वो उसको नहीं सीख पाते हैं। तो इस टाइप से ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं बच्चे के अधिगम पर। नेक्स्ट है आपका वातावरण। एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे के सीखने के ऊपर, कि जैसे एनवायरनमेंट रहता है बच्चा उस टाइप से क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। शुद्ध वायु, उचित प्रकाश, शांत वातावरण एवं मौसम की अनुकूलता के बीच बच्चे शीघ्र सीखते हैं और इसके अभाव में वह शीघ्र क्या कर देते हैं, थक भी जाते हैं, तो अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। तो ये भी इस टाइप से भी क्या करता है, एक तरीके से बच्चों पे इफेक्ट डालता है। अधिगम सीखने के लिए इस चीज़ पर भी इसका इफेक्ट होता है। जैसे वातावरण रहेगा बच्चा उसी टाइप से सीखता है। तो आगे भी यही सब चीज़ें हैं कि विद्यार्थी से संबंधित कारक ये सब हैं, जैसे सीखने की इच्छा हो गई, आकांक्षा का स्तर, बुद्धि,
संवेगात्मक स्थिति, शैक्षिक योग्यता एवं निष्पत्ति। तो ये सब भी इसके वो हैं, क्या कहते हैं, फैक्टर हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले। जैसे अध्यापक से संबंधित कारक भी हो जाते हैं, विषय का ज्ञान कि अध्यापक किस टाइप से बच्चों को ज्ञान अर्जित करवा रहा है, इस बात पे भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हो जाता है विषय वस्तु से संबंधित कारक, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि अगर विषय वस्तु ईजी होती है तो बच्चा उसमें सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। अगर वो चीज़ें डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग में सिखाई देने लग जाए तो बच्चे में क्या आने लग जाता है, वो अभिरुचि नहीं, मतलब रुचि उनमें नहीं होती है, वो अर्थहीन हो जाता है उनका सीखना। ये चीज़ होती है। वातावरण से संबंधित, जैसे कि मैंने आपको बताया भी ऊपर कि एनवायरनमेंट जैसा होता है बच्चा उसी टाइप से वो सीख पाता है। जैसे कि अगर उचित सामग्री एवं सुविधाएं उनको दी जाए तो बच्चे की जो सीखने की जो एबिलिटी होती है, जो सीखने की जो पावर होती है, वो भी जल्दी बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो बहुत, मतलब कभी कभी होता है उनको कि उनको अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती, उनको बुक्स प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो जो उनकी अधिगम की जो वो है पावर है वो भी तो कम हो जाती है ना। इट मीन्स वो जल्दी से सीख नहीं पाते हैं फिर, क्योंकि उनको वो चीज़ें साधन सही टाइम पे नहीं मिल पाते हैं, तो उनको मतलब एक तरीके से उनकी गति क्या हो जाती है, उनकी धीमी हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है आपका अनुदेशन से संबंधित। ये आपको मैं स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी है, बस इसको मैंने शॉर्ट में आपको ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। और जिन बच्चों को इसकी PDF चाहिए, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको ले लेना, ठीक है। तो आई होप ये आपको जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको कम्प्लीटली करवा दी हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नेम ही था कि शिक्षण, प्रशिक्षण और अधिगम। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि क्या नेम था इसका, शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगम, मतारोपण, स्कूलिंग और शिक्षा। ये चीज़ें थी आपकी यूनिट 2। तो ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब जिन भी बच्चों को अगर इस यूनिट में कोई भी वर्ड या टर्म में कंफ्यूजन होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।